नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए हमारी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास भारत के चुनावों में भाजपा द्वारा चुनावों के घालमेल या वोट चोरी के संदर्भ में सनसनीखेज तथ्य है, और इसलिए हम भारत के सभी नागरिकों से आग्रह करेंगे कि वो थोड़ा भी अपने देश से प्रेम करते हैं और आज की सत्ता से नाउम्मीद है और परेशान है, वे इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखे सुने समझे, और अगर एक बार में यह रिपोर्ट समझ ना आए तो इसे 2 बार सुने समझें, क्योंकि यह रिपोर्ट आपके और आपके परिवार के जीवन और खुशहाली को प्रभावित करती है। और शेयर भी करें जिससे बाकी लोग भी इसको सुनने समझने का मौका पाए। देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के द्वारा हम पूर्णतया प्रमाणित करेंगे कि आज गुजरात से उभरी भाजपा की सत्ता केंद्र में बैठकर कैसे वोटों को चुराकर वोटों में घालमेल कर अपनी सत्ता राज्यों में किसी भी तरह स्थापित कर रही है। इसीलिए हम भारत के सभी युवाओं, विशेषकर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को बताना चाहते हैं कि ईवीएम द्वारा वोट चोरी कैसे होती है, और प्रूव करके बताएंगे कि वोट चोरी को रोकना ही सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए आज के युवाओं और भारत की जनता का। इस मुद्दे पर हमारे पास पूरा ठोस विवरण है, जो कि हमारी खुफिया जानकारी, डाटा एनालिसिस, सत्य रूप से घटित हो रहे सत्ता द्वारा चुनावी धांधली के कारनामों पर आधारित वो पहलू है जिसमें कोई भी लाग लपेट या किंतु परंतु नहीं है। ये रिपोर्ट भारत के जानेमाने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रजा और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पारकाला प्रभाकर के दिए ईवीएम के विषय में बताए गड़बड़ झालों को पुष्ट करती है, प्रमाणित करती है। और इसलिए भारत में सत्ता द्वारा चल रही चुनावी धांधली पर हमारी ये रिपोर्ट एक अंतिम सत्य है और बताती है कि ईवीएम घोटाले से वोट चोरी ने, जिसने कि भारत के लोकतंत्र को तिलांजलि दे दी है, और भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था, आज यह लोकतंत्र बिल्कुल 100% समाप्त हो गया है, यानी कि अब आम जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बची है। दूसरी बात यह है कि इस मुद्दे पर टीवी न्यूज चैनल्स जो कि पूरी तरह मोदी सत्ता की स्तुति करते हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं करते, क्योंकि या तो वो मोदी द्वारा समर्थित सेठों के द्वारा खरीदे जा चुके हैं या फिर मोदी सरकार से डरते हैं। साथ ही कुछ यूट्यूब न्यूज मीडिया चैनल के अलावा ज्यादातर भी गोलमोल बात करते दिखाई देते हैं, जिसमें स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दर्शकों, हम वैसे तो पूरा समय विश्व में घट रही खबरों पर जांच पड़ताल रिपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ जो लोकतंत्र को बिल्कुल मिटा दिया गया है पुलिस, केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग को लगाकर, ये बहुत चिंतनीय बात है। और इसलिए अब हमारा ध्यान और आंखें अब भारत पर रहने वाली है। देखिए दर्शकों, 2024 के पहले आप ये सोच भी सकते थे कि यदि राजनीतिक पार्टी की सरकार ठीक से आपके लिए या जनता के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसे आप अपने वोट के द्वारा अगली बार हटा देंगे। लेकिन अब यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप आज चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर केंद्र सत्ता अपनी सरकार किसी भी राज्य में बनाना चाहे, विरोधी दलों की सरकार हटाना चाहे या अपनी ही सरकार किसी भी राज्य में चलाते रहना चाहे, तो वो कर सकती है। उसमें केंद्र की सत्ता को आपके वोट से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम ये रिपोर्ट आज ही क्यों ला रहे हैं, तो उसका सीधा उत्तर यह है कि पहले से ही हमें केंद्र सत्ता द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले राज्य जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा के चुनावों में खुफिया जानकारी और केंद्र की सत्ता द्वारा चुनावी प्रक्रिया में घालमेल की ठोस प्रमाणित खबरें मिलती रही हैं, लेकिन हमने अपने इस मुहिम को पश्चिम बंगाल चुनावों तक के लिए स्थगित रखा, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल जिसे जितना बिल्कुल असंभव था बीजेपी द्वारा, क्योंकि वह ना तो बीजेपी का मजबूत संगठन था, ना 85% से अधिक जनता में बीजेपी के प्रति कोई रुझान था, जिसका कारण था पश्चिम बंगाल की जनता का जागरूक होना, उनका अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग होना, जिसकी बात कम जागृत लोग भी मानते हैं, और साथ ही साथ बीजेपी शासित केंद्र और राज्यों में धार्मिक अत्याचार,
गलत आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक और धन्ना सेठों के लिए उदार नीति तथा कथनी और करनी में अंतर होना था, जिसके वजह बीजेपी की इमेज पिछले 12 वर्ष में बिल्कुल खराब होना है। और आपको सही बताए तो पश्चिम बंगाल के 7.25 करोड़ लोगों का हमारे AI डेटा एनालिसिस ऑन ग्राउंड मीडिया रिपोर्ट एनालिसिस में भी यह बातें सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार के नीचे बैठे नेताओं और लाचार तंत्र से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका विश्वास ममता बनर्जी के लीडरशिप पर था और लोग चाहते थे कि नकली धार्मिक बीजेपी के झूठ लूट तंत्र के बजाय ममता बनर्जी की सेक्युलर उदार सरकार बने और सरकारी तंत्र, उद्योग, व्यापार, नौकरियां मजबूत हो और नीचे के पायदान पर बैठे गलत कमीशन खोर भ्रष्ट नेताओं और असामाजिक पुलिस लोकल तंत्र के गठजोड़ का इलाज हो। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? जनता के वोट का पूरा विपरीत रिजल्ट, यानी जनता के ममता बनर्जी की सरकार के सपोर्ट में रुझानों, सेक्युलर मानसिकता के वजह ममता सरकार के लिए वोट पड़ने के बावजूद जिससे जितनी सीटें ममता को मिलनी चाहिए थी वो बीजेपी को मिली, ऐसा चुनाव आयोग ने बताया, और जितनी सीटें या उससे भी कम बीजेपी को मिलनी चाहिए थी वो टीएमसी ममता बनर्जी को मिली, ऐसा चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया। तो दोस्तों, ये चुनाव आयोग का झूठा घालमेल केंद्र सत्ता के साथ मिलकर कैसे होता है वो हम आपको स्पष्ट बताएंगे, लेकिन पहले हम उन लोगों को भी स्पष्ट कर देते हैं जो बोलेंगे कि भाई अगर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ घालमेल करके जीत ही जाती है तो फिर केरला और तमिलनाडु में फिर बीजेपी क्यों नहीं जीती। तो हमारे वो श्रोता कान दिमाग दोनों खोलकर सुन ले कि इन दोनों राज्यों में केंद्र सत्ता ने बिल्कुल भी चुनावी घालमेल नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि पहली बात तो वो असम पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखे थे, और दूसरी बात कि केंद्र की सत्ता ये बिल्कुल जानती है कि उनकी जरा भी राजनीतिक पकड़ नहीं है केरला और तमिलनाडु में। और अगर वो ईवीएम के घालमेल से, जो कि हम आपको अंत में बताने वाले हैं केंद्र की सत्ता कैसे करती है, को यूज करके अगर चुनाव जीत जाते हैं तो यह बात पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाहिर हो जाती और बिल्कुल चुनावी वोट चोरी का पर्दाफाश हो जाता। तो इसीलिए केंद्र की सत्ता ने ईवीएम का घालमेल इन दोनों राज्यों में नहीं किया। और दोस्तों, इसी का ये प्रूफ है कि भारत की जनता में आज भी कोई धार्मिक ध्रुवीकरण की कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी भारत की जनता एक सही आदमी जिसे देखकर जनता को लगता है कि ये सही काम करेगा तो उसको भर भर कर पैसे और जनसहयोग का समर्थन देकर उसकी पार्टी ही नहीं खड़ी कर देती है, बल्कि उसको भर भर कर वोट देकर उसकी सरकार तक बनवा देती है। और यही प्रमाण चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु में घटित हुआ, जिसमें एक एक्टर को जनता ने उठाकर उसका ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना होते हुए भी राज्य का पावरफुल सबसे बड़ा लीडर बना दिया। आपको याद हो 2014 से पहले भी इतिहास गवाह है, ऐसा ही काम भारत की जनता करती रही है, चाहे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बाला साहब ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तथा अन्य भी छोटे दल को एक व्यक्ति से बड़े दल बनाकर राज्यों और केंद्र तक में बनवा कर खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि भारत की जनता की सोच नहीं बदली है। भारत की जनता आज भी राजनीति को धर्म से अलग रखती है और समझती है कि राजनीति या राजनीतिक दलों का काम देश और समाज को प्रगति और अच्छा जीवन व्यवस्था दिलाना है, ना कि धर्म का उपदेश देना है। हाँ, कुछ स्वर्ण जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, या वो मूर्ख, पढ़े लिखे और अनपढ़ कुपढ़ कम गहराई से समझने वाले अन्य पिछड़ी जाति के या SC/ST के लोग भी भारत में जरूर मिल जाएंगे, जो भारत में 87% हिंदू आबादी होते हुए भी इस भाजपा की राजनीतिक चाल और मूर्खता को बढ़ावा देंगे कि हिंदू खतरे में है। हालांकि ये भारत का मूर्खतापूर्ण रवैये रखने वाला पिछड़ा वर्ग ये नहीं समझता कि आज भी भाजपा के टॉप के लोग, मुख्यमंत्री सब स्वर्ण जातियों के लोगों को बनाया जाता है और उन्हीं को पार्टी के बड़े पदों पर नियुक्ति किया जाता है, तथा अन्य OBC SC/ST वर्ग के लोगों, कर्मचारियों, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, सरकारी तंत्र को सत्ता हथियाने में कोल्हू का बैल बनाया जाता है। पार्टी का रोड शो कर बीजेपी का झंडा उठवाया जाता है, समाज में दंगे करवाए जाते हैं।
पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज से अपने ही परिवार समाज के अपने ही लोगों पर लाठी चार्ज पिटवाया जाता है, अश्रु गैस छोड़ी जाती है और जनता जो कि अन्याय के खिलाफ भी अहिंसा को अपनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करती है तो भी उन्हें प्रताड़ित पुलिस अर्धसैनिक बलों द्वारा करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ और गैरकानूनी है। और लेकिन फिर सत्ता हासिल होते ही बीजेपी अपने स्वर्ण जातियों के समृद्ध लोगों को सत्ता में ऊंचे पद देकर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी कोई मेहनत ना भी की हो। आप किसी भी बीजेपी शासित राज्य को देख लीजिए, वहां कोई भी पिछड़ी जाति का लीडर मुख्यमंत्री या पार्टी के ऊंचे पद पर नहीं मिलेगा। बीजेपी में हमेशा ही पिछड़े वर्गों के लीडर कार्यकर्ताओं का शोषण होता दिखाई देगा। इन्हीं से सबसे ज्यादा काम लिया जाएगा और जब सम्मान पद देने की बारी आएगी तो इन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा या बहुत ज्यादा मजबूरी होगी तो पिछड़े वर्ग के लीडर को टॉप से नीचे का पद दिया जाएगा। लेकिन जो भी हो, आज हम अपनी रिपोर्ट बीजेपी की चुनावी धांधली तक सीमित रखते हैं। तो अब देखिए दर्शकों, हम अपनी रिपोर्ट पहले उन राज्यों की बात कर जाहिर करेंगे जहां सत्ताधीन बीजेपी ने वोट चोरी कर अपनी सरकारें बनाई है, और अंतिम पाठ में हम बताएंगे कि ये वोट चोरी सत्ताधीन मोदी पार्टी करती कैसे है। तो पहले इन राज्यों पर निगाह कर लेते हैं। देखिए, इन राज्यों में 2024 के बाद हुए चुनावों में हुई गड़बड़ी, वोट चोरी और राज्य स्तर पर धांधली। बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर किया था। विभिन्न राज्यों से सामने आए नागरिक समूहों की रिपोर्टों और इस पर आए बयानों का विवरण इस प्रकार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वोट चोरी एक बड़ा केंद्र बना, जिसे लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट कहा गया। मतदाता सूची में विसंगतियां देखी गई, जहां 5 महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 41 लाख नए मतदाताओं के अचानक जुड़ने पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए गए और इसमें फर्जी मतदाताओं को शामिल करना बताया गया। वोटिंग प्रतिशत में अचानक उछाल। मीडिया में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि मतदान के दिन शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में 7.83% की भारी और अचानक वृद्धि देखी गई। जमीनी नेताओं और आम जनता का ये तर्क था कि जमीनी और गणितीय रूप से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। नागरिक समूह और स्वतंत्र नागरिक समूहों की रिपोर्ट में गणना तक करके बताया गया कि राज्य की 95 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में दर्ज वोटों और वास्तविक आंकड़ों के बीच भारी अंतर था। लेकिन आधिकारिक पक्ष, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ और चुनाव आयोग ने इन बातों को खारिज कर दिया। शाम 5 बजे के बाद अचानक ईवीएम में करोड़ों वोट कैसे बढ़े, किसने वोट दिया, इसका सीसीटीवी प्रमाण जनता ने मांगा तो वो भी नहीं दिया गया। हरियाणा चुनावों में भी अचानक इसी तरह 25 लाख वोट शाम 5 बजे बाद बढ़े, जिसका कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं दिया गया कि 25 लाख कौन लोग हैं जो वोट देकर चले गए। यहाँ तक कि राय विधानसभा क्षेत्र के 10 अलग अलग मतदान केंद्रों पर एक ही ब्राजीलियाई विदेशी महिला मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल 22 बार किया गया था। इस तस्वीर के जरिए स्वीटी और सीमा जैसे अलग अलग नामों से फर्जी मतदाता पंजीकृत किए गए थे। यहाँ तक कि एक ही पते पर थोक पंजीकरण नागरिकों द्वारा कुछ अजीब पते उजागर किए। उदाहरण के लिए, एक ही घर के पते पर 501 मतदाता पंजीकृत पाए गए और एक व्यावसायिक शराब कारखाने ब्रुअरी को रिहायशी मकान बताकर वहां दर्जनों मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव से पहले फॉर्म 7 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए और फॉर्म 6 नया नाम जोड़ने के लिए भाजपा द्वारा दुरुपयोग रहा। सामूहिक और मनमाने ढंग से नाम हटाने का काम हुआ, जिसमें बीजेपी ने हजारों वास्तविक मतदाताओं को दूसरी जगह स्थानांतरित या मृत घोषित करवाकर उनके नाम मतदाता सूची से कटवा दिए। जैसे कि शाहदरा निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय लोगों और पत्रकारों द्वारा की गई जांच में पता चला कि हटाए गए 70% मतदाता जीवित थे और अपने उसी पते पर रह रहे थे। फर्जी और व्यावसायिक पते की सरकारी आवासों और व्यावसायिक संपत्तियों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता दर्ज करवाए गए।
इसमें एक सांसद के आधिकारिक आवास से 33 मतदाता और जोरबाग में एक छोटी सी दुकान या बेसमेंट के पते पर 20 से अधिक नाम दर्ज करवाए गए और ऐसे ही हजारों उदाहरण भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत को उजागर करता है। इसके बावजूद भी चुनावों में सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं उपलब्ध कराया गया और अंतिम काउंटिंग में पता ही नहीं चला कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जनता में सपोर्ट होते हुए भी भाजपा के उम्मीदवार कैसे सिर्फ 500 से 1000 वोटों के अंतर से चुनाव कैसे जीत गए। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत दर्ज की गई, जिसमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और व्यवस्था में हेरफेर किया गया, मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी की गई और चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संशोधन अभियान के दौरान विपक्षी गढ़ों को निशाना बनाया गया और इसके तहत 60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि 20 लाख नए नाम जोड़े गए। ऐसे कई गड़बड़झाले ऑन रिकॉर्ड अजीत अंजुम डे से पत्रकारों ने उजागर किए। इसके अलावा मतदान के दिन की भी अनगिनत शिकायतें देखी गई, जिसे अनेकों पत्रकारों ने प्रूफ के साथ अपने यूट्यूब के माध्यम से उजागर किया। और मतदान और मतगणना के दिनों में स्थानीय स्तर पर कुछ खास मतदान केंद्रों पर अचानक बिजली गुल हुई, स्ट्रांग रूम के पास रणनीतिक रूप से सीसीटीवी बंद हुए और पड़ोसी राज्यों से फर्जी मतदाताओं को लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। वित्तीय प्रलोभन दिया गया, जो कि चुनाव संहिता की अवहेलना है, जिसमें मतदान के ठीक कुछ दिन पहले सरकार ने मुख्यमंत्री मंजिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। यह बिल्कुल असंवैधानिक काम किया गया और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया गया। यहाँ तक कि चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिजली कटने का कारण भी नहीं बताया और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी लालू यादव, तेजस्वी यादव के आरएलडी कांग्रेस सीपीआईएम दलों को मुहैया नहीं करवाई, जिससे यह पता भी नहीं चला कि अचानक वोट प्रतिशत बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में इतना कैसे बढ़ गया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि बीजेपी की केंद्रीय सत्ता चुनाव आयोग से मिलकर और केंद्रीय बलों और पुलिस की लाठी के दम पर नागरिकों का समर्थन न होने के बावजूद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में सरकारें बना लेती है और विरोधी दल, जिनको जनता का समर्थन होते हुए भी रोते चिल्लाते रह जाती है और उनकी बात चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं सुनता है। लेकिन अब कृपया आप एक बारीक बात पर ध्यान दीजिएगा कि हर एक राज्य में जब भी अचानक ईवीएम पर वोट गिनती के दौरान लाइट चली जाती है, विरोधी दलों के लोगों को वोट गिनती केंद्रों से जबरन बाहर निकाल दिया जाता है। उसी दौरान सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया जाता है और उसी के ठीक बाद खबर आती है वोट गिनती केंद्रों और चुनाव आयोग के माध्यम से कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि जो भी हो, लेकिन वोटों में बीजेपी के उम्मीदवारों का वोट कैसे बढ़ने लगता है? तो कान खोलकर सुनिए कि वोटों की गिनती उन ईवीएम से होती ही नहीं है जिन पर जनता वोट देती है, बल्कि वोटों की गिनती उन ईवीएम मशीनों से होती है जिन पर पहले से ही बीजेपी के लिए वोट प्री पंच होते हैं, जो कि पहले से ही ईवीएम मशीनों पर रेडी हो जाते हैं। ईवीएम के माइक्रोचिप पर प्रोग्रामिंग के द्वारा ईवीएम स्टोर हाउस में। तो कुल मिलाकर हर वोटिंग सेंटर पर जो ईवीएम मशीनें पहुंचती है, उन पर जनता वोट देती जरूर है, पर वोटों की गिनती वोट गिनती केंद्र पर दूसरे खेप की ईवीएम मशीनों से होती है, जो अलग से पहुंचा दी जाती है। और इसलिए जनता जिन ईवीएम मशीनों पर वोट देती है, उस मशीन का सीरियल नंबर और जिस ईवीएम पर वोट गिनती होती है, उसका सीरियल नंबर अलग अलग होता है। और यही बात पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद टीएमसी लीडर बोल रहे थे कि वोट देने के दौरान जो सीरियल नंबर होता है ईवीएम मशीन का, वही सीरियल नंबर की ईवीएम मशीन वोट गिनती के दौरान क्यों नहीं रहती, वो अलग सीरियल नंबर की मशीन क्यों हो जाती है। प्लस वोट होते होते तो ईवीएम मशीन की बैटरी 50-55-60% पर होती है, लेकिन वोट गिनती के दौरान उन ईवीएम का बैटरी प्रतिशत 90-95% क्यों होता है।
देखिए सेम ऐसा ही प्रश्न महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव, बिहार चुनावों के दौरान ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स और वोट गिनती के लिए बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं और एमएलए उम्मीदवारों ने भी उठाई थी। और हर चुनाव में ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा वोटिंग गिनती के समय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग से मांगी जाती है, जो चुनाव आयोग कभी नहीं देता विरोधी दलों को। कारण ये है कि वोटिंग गिनती पहले से ही बीजेपी के लिए वोट प्री पंच ईवीएम मशीन से होती है, जिसका सीरियल नंबर भी असली ईवीएम जिस पर जनता ने वोट डाला होता है उससे अलग होता है, प्लस उस बीजेपी के लिए वोट प्री पंच ईवीएम का बैटरी परसेंटेज भी हाई होता है, क्योंकि उसका उपयोग जनता की वोटिंग के दौरान तो होता नहीं। ये प्री पंच वोट्स की ईवीएम मशीनें तो ईवीएम स्टोर सेंटर से सिर्फ वोट काउंटिंग केंद्र तक ट्रांसपोर्ट द्वारा लाकर पड़ी रहती है, जिन्हें वोट काउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, न कि जनता से वोट लेने के वक्त। क्योंकि जनता जिन ईवीएम मशीन पर वोट देती है वो तो अलग होती है, जिसे वोटिंग होने के बाद बस साइड में रख दिया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा ये खुलासा अगर गलत हो तो भारत का चुनाव आयोग 2024 के बाद के हर राज्य चुनावों की वोटिंग काउंटिंग के दौरान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, वोटिंग के दौरान के हर वोटिंग केंद्र की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑपोजिशन पार्टीज विरोधी दलों को मुहैया कराए और यह बात समझाएं कि वोट काउंटिंग के दौरान ईवीएम का सीरियल नंबर अलग और बैटरी परसेंटेज क्यों बढ़ा हुआ रहता है। देखिए, ये भारत के चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि वो जानता विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बातें प्रूफ जो मांगे गए हैं उसके साथ बताए, नहीं तो भाजपा की केंद्रीय सत्ता और भारत के चुनाव आयोग की काली करतूतें पूरे विश्व के सामने लगातार रखी जाएगी, और यही विश्व की लोकतांत्रिक शक्ति जनता की आवाज है। देखिए दोस्तों, चोरी करके चोर कभी अपने चोरी का प्रूफ नहीं देने वाला, और भारत का चुनाव आयोग कभी जनता के सामने अपने वोट चोरी के घालमेल को उजागर नहीं करने वाला है। तो अब अंत में यही चारा बचती है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो सिस्टम बीजेपी सरकार ने बनाया हुआ है, जिसमें चयन समिति में 2 भाजपा के लोग होते हैं और 1 विरोधी दल का नेता होता है, और कुल मिलाकर भाजपा के लोग अपने प्यादे को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं, जो भाजपा केंद्रीय सत्ता की बात मानता है और उसे भाजपा को चुनाव जिताने के लिए जो हुक्म दिया जाता है वो करता है। इस गलत सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट बदले और चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में सारे लोगों को हटाकर लोकसभा के 2/3 बहुमत से बनवाए, और अगर मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा के 2/3 बहुमत से नहीं बन पाए तो भारत के सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक पैनल गठित करे और सारे चुनाव आयुक्तों को जांच परख कर नियुक्त करे, और वर्तमान के चुनाव आयुक्तों को त्वरित पद से हटाए और उनके सारे फैसले बदले रोके। उनके द्वारा चुनाव करवाए गए राज्यों में फिर से चुनाव करवाए और इन चुनाव आयुक्तों की जांच करवाए। इनके काल के सारे चुनावों के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जब्त करें, और इन्होंने चुनाव प्रक्रिया को ठीक से पालन क्यों नहीं किया इनसे जवाब तलब करे, और इनके गड़बड़ पाए जाने पर इन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करे और सजा सुनाए, क्योंकि देश के लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करने से बड़ा कोई भी जुर्म नहीं होता। दोस्तों, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर क्यों प्रक्रिया क्यों सारे राज्यों में जल्द से जल्द करवाने में आमादा है, तो उसका भी उत्तर सुन लीजिए। देखिए, भाजपा की केंद्रीय सत्ता को मालूम है कि आज नहीं तो कल देश और विश्व के सामने उनकी वोट चोरी की प्रक्रिया का पर्दाफाश होकर रहेगा, और ये घालमेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, तथा इन पर न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विश्व के मंच से भी प्रेशर आने वाला है। इसलिए ये के नाम से जितना ज्यादा हो सके विरोधी दलों के वोटर का नाम काटना चाहते हैं, जिससे सही ढंग से जब चुनाव कराने और सही ईवीएम से वोट काउंटिंग करवाना पड़े तो भी भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। आपको शायद पता ना हो, इसके पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त भी हमारे पत्रकारों को मोल्दोवा, यूरोप के एक देश में नागरिकता लेने के लिए घूमते दिखाई दिए थे, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में चुनावी प्रक्रिया में घालमेल किया होगा। कुल मिलाकर भारत के युवाओं से यही हमारी गुजारिश है कि भाजपा की सत्ता ने अनेकों जालसाजी कर रखी होगी जो भारत को दीमक की तरह खा रही है, लेकिन उनमें सारे काले कारनामों में सबसे पहले वोट चोरी
को बंद करवाना होगा और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना होगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आवश्यक करवाना होगा। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, भाजपा एक भी चुनाव नहीं जीत सकती और सत्ता से बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है भाजपा नामक दीमक को भारत की सत्ता से बाहर निकलने का। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट VOPglobal.org पर भी रजिस्टर करें। वॉलंटियर रिपोर्टर बने और सामाजिक जनहित के लिए अपने लोकल न्यूज, मुद्दे और अपने लेख लिखें। हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिखे लेखों और आपकी आवाज को जनता में पोस्ट करेंगे। मेक योर व्यूज न्यूज टीम, डिजिटल मीडिया टीम इंडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल, हिंदी।